नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। पंचतंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए और आज पंचतंत्र के आखिरी चैप्टर यानी आखिरी तंत्र पंचतंत्र का उसकी मैं शुरुआत करता हूँ। और पंचतंत्र के आखिरी तंत्र का नाम है अपरीक्षित कारकम। तो अपरीक्षित कारकम कहाँ से शुरू होता है, कथा क्या है, देखते हैं क्या कथा है। दक्षिण प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र में मणिभद्र नाम का एक धनी महाजन रहता था। लोक सेवा और धर्म कार्यों में रत रहने के कारण उसके धन संचय में कुछ कमी आ गई थी। इतना दान करता रहता था, थोड़ा बहुत पैसा घट गया, समाज में मान घट गया। जब पैसा नहीं है तो मान भी घट गया। इससे मणिभद्र को बहुत दुख हुआ और वो चिंता में रहने लगा। उसकी चिंता निष्कारण नहीं थी। धनहीन मनुष्य के गुणों का भी समाज में आदर नहीं होता है। ये देखिए, इसमें आपको शिक्षा दी गई है कि धनहीन मनुष्यों के गुणों का भी समाज में आदर नहीं होता है। उसके शील स्वभाव की श्रेष्ठता पर भी दरिद्रता हावी हो जाती है। बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा के सब गुण निर्धनता के अंधकार में कुमला जाते हैं। जैसे पतझड़ के झंझावत में मौलसरी के फूल जो हैं झड़ जाते हैं, उसी तरह घर परिवार के पोषण की चिंता में उसकी बुद्धि जो है कुंद हो जाती है। घर के घी, नमक, चावल की, तेल की निरंतर चिंता उसके प्रतिभा पर हावी हो जाती है और उसको क्षीण कर देती है। धनहीन घर जो होता है वो एक तरह से शमशान का रूप धारण कर लेता है। प्रियदर्शना पत्नी भी हो, उसका भी सौंदर्य रूखा और निर्जीव प्रतीत होने लगता है। जलाशय में उठते बुलबुलों की तरह उसकी मान मर्यादा समाज में नष्ट हो जाती है। निर्धनता की इन भयानक कल्पनाओं से मणिभद्र महाजन का दिल कांप उठा। उसने सोचा, इस अपमानपूर्ण जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक सपना देखा। सपने में पद्मनिधि ने एक भिक्षु की वेशभूषा में उसे दर्शन दिए। पद्मनिधि यानी विष्णु भगवान ने, और कहा कि वैराग्य छोड़ दे। तेरे पूर्वजों ने मेरा भरपूर आदर किया था, इसीलिए तेरे घर आया हूँ। कल सुबह फिर इसी वेश में तेरे पास आऊँगा। उस समय तू मुझे लाठी की चोट से मार डालना, तब मैं मरकर स्वर्ण में हो जाऊँगा और ये स्वर्ण तेरी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। अब सुबह उठने पर मणिभद्र इस स्वप्न की सार्थकता के संबंध में वो सोचता रहा। उसके मन में विचित्र शंकाएं उठने लगी। न जाने ये स्वप्न सत्य था या असत्य था, ये संभव है या असंभव है। इन्हीं विचारों में उसका मन डावाडोल हो रहा था। तो हर समय धन की चिंता के कारण ही शायद उसे धन संचय का स्वप्न आया था। उसे किसी के मुख से सुनी हुई ये बात याद आ गई कि रोगग्रस्त, शोकातुर, चिंताशील और कामार्थ मनुष्य के स्वप्न निरर्थक होते हैं। उसकी सार्थकता के लिए आशावादी होना अपने को धोखा देना है। मणिभद्र ये सोच ही रहा था कि स्वप्न में देखे हुए भिक्षु के समान ही एक भिक्षु वहां पर अचानक आ गए। उसे देखकर मणिभद्र का चेहरा खिल उठा। सपने की बात याद आ गई। उसने पास में पड़ी लाठी उठाई और भिक्षु के सिर पर दे मारी। भिक्षु उसी समय मर गया। भूमि पर गिरने के साथ ही उसका सारा शरीर सोने का हो गया। मणिभद्र ने उसका स्वर्ण में जो देह थी उसे छिपा ली, किंतु उसी समय वहां पर एक नाई आ गया। उसने ये सब देख लिया था। मणिभद्र ने उसे पर्याप्त धन, वस्त्र आदि का लोभ देकर इस घटना को गुप्त रखने का आग्रह किया। नाई ने ये बात किसी और से तो नहीं की,
किंतु धन कमाने की सरल रीति का स्वयं प्रयोग करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा, यदि एक भिक्षु लाठी की चोट खाकर सोने का हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता। मन ही मन ये बात ठान ली। वो भी अगली सुबह कई भिक्षुओं को सोने का बनाकर एक ही दिन में मणिभद्र की तरह धनी हो जाएगा। इसी आशा से वो रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा और नींद एक पल भी आई नहीं। अब सुबह उठकर वो भिक्षुओं की खोज में निकल पड़ा। पास ही एक भिक्षु का मंदिर था। मंदिर की 3 परिक्रमाएं करने पर अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान बुद्ध से वरदान मांगने के बाद वो मंदिर के प्रधान भिक्षु के पास गया, उसके चरणों का स्पर्श किया और उचित वंदना के बाद ये विनम्र निवेदन किया कि आज की भिक्षा के लिए आप समस्त भिक्षुओं समेत मेरे दरवाजे पर पधारें, मेरे घर पर पधारें। प्रधान भिक्षु ने नाई से कहा कि तुम शायद हमारी भिक्षा के नियमों से परिचित नहीं हो। हम उन ब्राह्मणों के समान नहीं है जो भोजन का निमंत्रण पाकर गृहस्थों के घर जाते हैं। हम भिक्षु हैं जो यथेच्छा से घूमते फिरते किसी भी भक्त के पास चले जाते हैं और वहाँ उतना ही भोजन करते हैं जितना प्राण धारण करने के लिए पर्याप्त हो। अतः हमें निमंत्रण ना दो, अपने घर जाओ, हम किसी भी दिन तुम्हारे द्वार पर अचानक आ जाएंगे। अब नाई को प्रधान भिक्षु से कुछ निराशा हुई, किंतु उसने नई युक्ति से काम लिया। बोला, मैं आपके नियमों से परिचित हूँ, किंतु मैं आपको भिक्षा के लिए नहीं बुला रहा। मेरा उद्देश्य तो आपको पुस्तन लेखन की सामग्री देना है। इस महान कार्य की सिद्धि आपके आए बगैर तो होगी नहीं, मैं किसे दूंगा। प्रधान भिक्षु नाई की बात मान गया। नाई ने जल्दी से घर की राह पकड़ ली। वहां जाकर उसने अपनी लाठियां तैयार की, उन्हें दरवाजे के पास रख दिया। अब तैयारी पूरी हो जाने पर भिक्षुओं के पास गया और उन्हें अपने घर की ओर ले चला। भिक्षु वर्ग भी धन वस्त्र के लालच में उसके पीछे पीछे चल लेगा। जब भिक्षुओं के मन में भी तृष्णा का निवास तो थोड़ा बहुत रहता ही है। जगत के सब प्रलोभन छोड़ने के बाद भी तृष्णा संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। उनके देह के अंगों में जीर्णता आ जाती है, बाल रूखे हो जाते हैं, दांत टूट कर गिर जाते हैं, आँख कान बूढ़े हो जाते हैं। केवल मन की एक तृष्णा है जो अंतिम समय तक भी जवान रहती है। उनकी तृष्णा ने ही उन्हें ठग लिया। नाई ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ तो वहीं धराशायी हुए, कुछ का सिर फूट गया। उनका कोलाहल सुन के लोग एकत्र हो गए। नगर के द्वारपाल भी वहां आ पहुंचे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि अनेक भिक्षुओं का मृत देह पड़ा हुआ है और अनेक भिक्षु आहत होकर प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। नाई से जब इस रक्तपात का कारण पूछा तो उसने मणिभद्र के घर में आहत भिक्षु के स्वर्णमय हो जाने की बात बतलाते हुए कहा कि वो भी सोने को पाना चाहता था। नाई के मुंह से ये बात सुनने के बाद राज्य के अधिकारियों ने मणिभद्र को बुलाया। क्या तुमने किसी भिक्षु की हत्या करी है? मणिभद्र ने अपने स्वप्न की कहानी आरंभ से लेकर अंत तक सुना दी। राज्य के धर्म के अधिकारियों ने उस नाई को मृत्यु दंड की आज्ञा दी और कहा कि ऐसे कुपरीक्षितकारी यानी बिना सोचे समझे काम करने वाले के लिए यही दंड उचित है। मनुष्य को उचित है कि वो अच्छी तरह से देखे, जाने, सुने, उचित परीक्षा किए बगैर कोई काम ना करे, अन्यथा उसका यही परिणाम होता है जो इस कहानी के नाई के साथ हुआ था। और उसे बाद में वैसा ही संताप होता है जैसा नेवले को मारने वाली ब्राह्मणी को हुआ था। तो मणिभद्र ने पूछा, किस ब्राह्मणी को? तो धर्माधिकारियों ने उन्हें अगली कथा सुनानी शुरू कर दी। तो मित्रों, ये पंचतंत्र की प्राथमिक कहानी या इंट्रोडक्टरी कहानी आपको कैसी लगी? इसके विचार अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। अपने पोता पोतियों, नाते नातियों, बच्चों को सुनाइएगा। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और अगली कहानी को अगले एपिसोड में सुनने के लिए तैयार रहिएगा। नमस्कार।